नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी की खबरों में सबसे पहले बात योगी कैबिनेट की हुई अहम बैठक की। जी हां, सीएम योगी सरकार की बीते कल कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी ने कई अहम फैसलों पर मोहर लगा दी। आपको बता दें कि बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। ये भी बताएं कि योगी सरकार आने वाले 5 सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ध्यान देने की बात कह रही है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में जल्द लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू होगा, जिस पर सीएम ने कहा कि लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम संचालित करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सीएम योगी ने कहा कि अगले 5 साल में प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं के ढांचे में आधारभूत बदलाव किया जाएगा। इस दौरान 10,000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें निर्देश दिया है कि हर डॉक्टर के सापेक्ष कम से कम एक नर्स की तैनाती होनी चाहिए। सभी विधानसभा क्षेत्रों में 100 बेड के चिकित्सालय खोले जाएंगे। वहीं सीएम योगी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए 20,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को 6 महीने में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाए। कम से कम 5,000 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जाए। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 4 शहरों लखनऊ, आगरा, मथुरा और प्रयागराज में हेलीकॉप्टर सेवा संचालित की जाएगी। बता दें कि पर्यटन नगरी आगरा, मथुरा और प्रयागराज में इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर हेलीपोर्ट का निर्माण भी कराया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी नितिन के पास चलते हैं। लखनऊ से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए नितिन। जिस तरीके से कल कैबिनेट की बैठक हुई है, कई अहम फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आया? प्रतीक्षा जी, आपको बताना चाहूंगा कि योगी कैबिनेट की पहली बैठक में लैब टेक्नीशियन के खाली पड़े पदों को भरने के लिए दिव्यांगों को न्यायिक पदों पर 4% आरक्षण देने की बात जो फैसला लिया गया है वो सराहनीय बताया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो कि ये कहा जा रहा है कि योगी 2 सरकार जो मंत्रिपरिषद की पहली बैठक जो मंगलवार को एनेक्सी में हुई थी, उनमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि जो कैबिनेट की जो 14 प्रस्ताव पास हुए हैं, उनमें जो विशेष रहा है वो आपको मैं बताना चाहूंगा। अलकनंदा गेस्ट हाउस जो उत्तराखंड परिसर में 3,000 वर्ग मीटर गेस्ट हाउस पर्यटन विकास निगम को हस्तांतरित किया गया है। वहीं आगरा, मथुरा और प्रयागराज में निजी क्षेत्र के सहयोग से हेलीपैड बनेगा। वहीं 5 करोड़ रुपए के इनके विकास में पहले ही खर्च हो चुका है, जिसको देखा जाएगा। रमाबाई स्थल के समीप बना हेलीपैड पर्यटन विभाग को मिलेगा। 10 करोड़ तक के काम अब पर्यटन विकास निगम की करेगा और उसे करदायी संस्था के रूप में मंजूरी मिलेगी। वहीं 82.53 किलोमीटर की पुकराया घाटमपुर मार्ग का उच्चीकरण होगा और 1,136 करोड़ का निवेश होगा। आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का सेंटर लखनऊ में खुलेगा, जिसके लिए 2.5 एकड़ जमीन सरोजनी नगर के जैती गढ़ा में दी गई है। वहां पर काम चल रहा है और लैब टेक्नीशियन के 25 पद जो असिस्टेंट के प्रमोशन में से भरे जाएंगे वो मिलेंगे और 75% सीधी तौर पर भर्ती होगी। आपको बताना चाहूंगा केजीएमयू के पुराने भवन का ध्वस्तीकरण होगा और नया बनने की बात चल रही है। वहीं नोएडा पीजीआई के लिए 56 एकड़ जमीन चाहिए। अथॉरिटी ने 400 करोड़ की अधिक मांगा था, इसे निःशुल्क देने की सहमति बनी है। वहीं गोपन में भी अपर मुख्य सचिव का पद मंजूर किया गया है, जो कि काफी समय से खाली चल रहा था। 153 पिस्टल होमगार्ड विभाग खरीदेगा। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है कि अब होमगार्डों को भी पिस्टल मिलेगी। तो ये बताया जा रहा है, पहले पुलिस विभाग के पास था, अब होमगार्डों को भी पिस्टल मिलेगी। वहीं न्यायिक पदों की बात कर ली जाए तो वहां पर 4% दिव्यांग आरक्षण मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो 14 प्रस्तावों पर मोहर लगी कैबिनेट की, वह बहुत ही माननीय माना जा रहा है और लोगों को काफी अच्छा लग रहा है, जनता को पसंद आई है। क्योंकि जिस तरह से होमगार्डों के लिए सोचा गया है और केजीएमयू की जो ध्वस्त पुरानी भवन जो था उसको ध्वस्तीकरण करके नया बनाने की बात चल रही, क्योंकि इस दिनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी लगातार दौरे कर रहे हैं और देख रहे हैं कहां पे हेल्थ में कमी नजर आ रही है, उनमें कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही है। और आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 26 मार्च को मंत्रिमंडल की पहली बैठक आयोजित की गई थी, उसमें कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखा गया था। गरीबों को मुफ्त राशन वितरण की योजना 3 महीने आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया था।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद योगी कैबिनेट की पहली बैठक थी जिसका इंतजार किया जा रहा था। आपको बताना चाहूंगा कि अब जो दूसरी बैठक होगी वो मंगलवार को होगी, उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ अहम मुद्दे लिए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं को आशा थी कि 60 साल से ऊपर जो महिलाएं थी उनको लग रहा था कि परिवहन में फ्री यात्रा करने को मिलेगी, यानी फ्री जाने आने को मिलेगा, क्योंकि उनके पास इतना खर्चा नहीं हो पा रहा है महंगाई को देखते हुए। तो ये थी किसान की बात कर ली जाए तो कृषि में कहीं ना कहीं सिंचाई के लिए उनको बिजली फ्री मुहैया कराने की बात चल रही थी, उन पे मोहर नहीं लगी है, उस पर बात होगी। और सबसे अहम बात आपको बताना चाहूंगा कि जो इस समय ऊर्जा का स्रोत बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, गर्मी का पीरियड है, तो उनमें कहीं ना कहीं चर्चा करा जाएगा कि किस तरह से इसमें कमी लाई जाए। डीजल पेट्रोल का जो रेट बढ़ रहा है उस पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए, इन पर कहीं ना कहीं अगली बैठक जो कैबिनेट की होगी उसमें चर्चा की जाएगी। और उस दौरान सुरेश खन्ना जरूर विधानसभा में अपना बजट प्रस्ताव भी लाएंगे, क्योंकि 25 तारीख अप्रैल बताई जा रही है कि हो सकता हो कि बजट पेश किया जा सके। जी, तो कुल मिलाकर हम ये मान सकते हैं कि ये वाली बैठक जो रही है वो स्वास्थ्य के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण रही है और अगली बैठक में और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल प्रतीक्षा जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो 14 प्रस्तावों को मोहर मंजूरी मिली है वह काफी लाभकारी सिद्ध हो रहे, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि होमगार्डों को पिस्टल मिलेगी जो कि सुरक्षा करते थे, उनको पास कोई सुरक्षा करने का हथियार नहीं था, अब उनको होमगार्डों को पिस्टल मिलना एक बहुत अच्छा बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार वो लोगों की सुरक्षा में लगे रहते थे। तो अब उनको सुरक्षा करने में दिक्कतें का सामना नहीं करने पड़ेगा, क्योंकि लगातार सड़कों पर अपराध बढ़ रहा था, उसको कैसे काबू पाया जाए, तो ये भी देखा जा रहा है। और आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो योगी 2 सरकार काम कर रही है उसको काफी सराहा जा रहा है, और आगे की जो रणनीति होगी वो सेकंड जो बैठक होगी कैबिनेट की उसमें तय करी जाएगी, और क्या नया लाया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए नितिन, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता को आपने सुना कल जिस तरीके से बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं, और आने वाली बैठक जब होगी कैबिनेट की तो उसमें भी कई अहम मुद्दों पर नजर रखी जाएगी, कई अहम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बैठक होगी। तो तमाम अपडेट हमने आप तक पहुंचाई। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे तमाम और खबरों पर भी हमारे संवाददाता से अपडेट लेंगे। सीएम योगी की कल कैबिनेट बैठक हुई जिसमें सीएम ने कई प्रस्तावों पर मुहर लगा दी, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मुख्य भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि प्रदेश में जल्द होगा लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम। वहीं सीएम योगी ने 5 सालों में स्वास्थ्य विभाग को और मजबूत करने के लिए 10,000 नए उपकेंद्रों को बनाने की घोषणा की है। वहीं बात करें आज की तो सीएम योगी कई विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के संबंध में टीम 9 की बैठक होगी, और बैठक के बाद दोपहर 12 बजे सीएम योगी एनेक्सी भवन में धर्मार्थ कार्य, पर्यटन, संस्कृति, भाषा और का प्रेजेंटेशन देखेंगे। वहीं शाम 5:30 बजे सीएम योगी एनेक्सी भवन में ग्राम विकास, पंचायती राज, राजस्व, ग्रामीण अभियंत्रण और नमामि गंगे पर बैठक करेंगे। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, सीएम आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं, और इस बीच में सबसे बड़ी बात ये कि लगातार सीएम जो कोविड को लेकर बैठकें कर रहे हैं, कोविड को लेकर जिस तरीके से स्थिति को समझने की कोशिश की जा रही है, आज फिर एक अहम बैठक होनी है उसी को लेकर। बिल्कुल प्रतीक्षा जी, आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ में भी कहीं ना कहीं कोविड फायर फिर से पसरने लगा है, क्योंकि ये चौथी लहर यहाँ लखनऊ में बताई जा रही है। जिस तरह से रोजाना 1 दर्जन पेशेंट अब मिलने लगे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं उनको असर नजर आ रहा है। उसको देखते हुए आज 10:30 बजे कोविड संबंध में टीम 9 के साथ बैठक करेंगे लोक भवन में। उसके बाद वहां से वह 12 बजे एनेक्सी भवन में धर्मार्थ कार्य, पर्यटन, संस्कृति, भाषा प्रेजेंटेशन देखेंगे। उसके बाद 5:30 बजे वह एनेक्सी भवन में ग्राम विकास, पंचायती राज और ग्रामीण अभियंत्रण, नमामि गंगे पर बैठक करेंगे, सब पे चर्चा करेंगे। क्योंकि एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर गोमती का भी बताया जा रहा है, जिस पर चर्चा करी जाएगी, क्योंकि गोमती का इन दिनों पानी काफी सूखता चला जा रहा है, गर्मी का माहौल है, और गोमती से ही सभी का जल स्तर सभी घरों में जाता है, पानी जाता है। तो इस पे वार्ता कहीं ना कहीं स्वतंत्र देव सिंह के साथ करेंगे, जो जल मंत्री हैं, उनसे वार्ता करेंगे। और इस बीच ये बताया जा रहा है कि लगातार दिन पर दिन जैसे जैसे कल चिकित्सा पे बात हो रही थी, आज पर्यटन पे बात होगी, तो कल उसके बाद दूसरे विभागों की बात होगी, यानी लगातार एक दिन चेंज होते रहेंगे और विभागों की बात होती रहेगी। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है, उसके काम करने का तरीका अब इस बार चेंज नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज ग्राम विकास
सेक्टर प्रदर्शन दिखाया जाएगा। उसे 21 अप्रैल को विकास सेक्टर का प्रदर्शन दिखाया जाएगा, नगरीय विकास में क्या काम हुआ। उसके बाद 22 अप्रैल को शिक्षा माध्यमिक उच्च शिक्षा की बात होगी, उसका प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को दूसरी व्यवहारिक बताया भी है। और जो 100 दिवस का जो कार्य योजना थी उस पर सबसे अहम बात कही जाएगी कि एक सप्ताह के भीतर 100 दिवस का कार्य योजना मांगी थी, उस पर देखा जाएगा क्या कार्य योजना रही है और किस तरह से काम चल रहा है और आगे की रणनीति क्या है। तो इन सबको देखते हुए आज पूरे टाइम इसी पर ही चर्चा होगी और जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है उस पर किस तरह से काबू पाया जा सके, क्या इंतजाम है। इसलिए पहले से ही सारे इंतजाम बना लिए गए हैं, बेडों को उपलब्धता कर दी गई, ऑक्सीजन की किसी तरह से कोई किल्लत ना होने पाए। इन सबको देखते हुए सारी रणनीति बनाई जाएगी। जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लखनऊ में अगर स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल किस तरीके की स्थिति कोरोना को लेकर नजर आ रही है? आपको बताना चाहूंगा कि कल हमारी बात एफएम न्यूज की महानिदेशक से हुई थी स्वास्थ्य विभाग की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोरोना का जो असर है पर लखनऊ में इतना देखने को नहीं मिल रहा है बाहरी के मुकाबले। जैसे कि बाहरी दिल्ली की बात कर ली जाए, महाराष्ट्र की बात कर ली जाए और बाहर बात कर ली जाए, गुजरात की बात कर ली जाए, तो वहां पर ज्यादा कोरोना फैला हुआ है। लेकिन लखनऊ में स्थितियां कहीं ना कहीं काबू है। काबू होने का सबसे अहम कारण यही है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन जो हुआ था उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया था, जिसकी वजह से उनको काफी सेफ्टी मिल रही है, ह्यूमिडिटी पावर उनकी बढ़ गई है। और जो हो रहा है कोरोना के जो पेशेंट मिल भी रहे हैं वो ज्यादा नहीं मिल पा रहे हैं और उन पर कहीं ना कहीं उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है। तो वह कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वह बेहतर हो चुके हैं और वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। कोरोना जितनी संख्या उतनी है। जी चलिए नितिन, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी और खबरों पर अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल बता दें कि कोविड से संबंधित तमाम जिस तरीके की तैयारियां प्रदेश में हो रही हैं, उस बीच में वहीं मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ आज 3 दिवसीय प्रवास पर वाराणसी आएंगे। आपको बता दें कि पीएम प्रविंद जगन्नाथ 21 अप्रैल को अपने पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करेंगे। इस दिन पीएम प्रविंद जगन्नाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत पूजन अर्चन भी करेंगे। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम का भ्रमण भी करेंगे। इसके बाद शुक्रवार को नदेसर स्थित तारांकित होटल में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक करेंगे। मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ की अगवानी में आज उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, महापौर मृदुला जायसवाल और जनप्रतिनिधि बाबतपुर एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे। वहीं बात करें सपा के मुखिया अखिलेश यादव की, तो वो आज विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार आगरा आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव सड़क मार्ग से सैफई होते हुए शाम करीब 5 बजे आगरा आएंगे, जिसके बाद अखिलेश यादव भीमनगरी आयोजन समिति अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री अजयशील गौतम के आवास पर जाएंगे। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को भीमनगरी मंच पर लाइट स्टैंड गिरने से एक हादसा हो गया था। हादसे में पूर्व प्रधान की मौके पर मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं आज अखिलेश यादव भीमनगरी हादसे में हुए घायलों से मुलाकात भी करेंगे। यूपी में गर्मी ने अपना रौद्र रूप ले लिया है। यहाँ पर लू झुलसा रही है और घर से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज भी मौसम के तेवर ऐसे ही रहेंगे। मौसम विभाग ने 21 अप्रैल के बाद आसमान में हल्के बादल और कहीं कहीं बौछारों की संभावना बताई है। आपको बता दें कि बीते कल की तो सीजन के सबसे गर्म दिन माना गया है मंगलवार को। मंगलवार को पारा 40 के पार पहुंच गया था। पारा सोमवार को रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आया, 41.6 डिग्री पर पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे ज्यादा रहा। वहीं मंगलवार को मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफी बढ़ा हुआ दिखा। AQI 222 से रिकॉर्ड किया गया और धीरे धीरे आसपास के जनपद का भी
पारा बढ़ता जा रहा है। क्या है कि प्रकृति से हम लड़ नहीं सकते और ना ही हम उससे बदल सकते हैं, लेकिन हम अपना बचाव जरूर कर सकते हैं। चलिए आपको बताएं कि कैसे गर्मी से बचाव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपको लू से बचने के लिए पूरे कपड़े पहनकर निकलना होगा। सिर और मुंह को ढककर निकले और आंखों पर चश्मे का प्रयोग जरूर करें। बाहर कोई भी ठंडी चीज का प्रयोग ना करें। धूप में निकलते समय छाता अवश्य रखें। कड़ी धूप और लू से गन्ने के रस का सेवन करके बचा जा सकता है। छोटे बच्चों को भी लू से बचाएं। बुजुर्ग भी जरूरत के कारण ही बाहर निकले, वरना घरों में बैठे एसी में बैठकर बाहर धूप में न निकले। गर्मी के मौसम में चाय, कॉफी, गर्म पेय का सेवन कम कर देना चाहिए, ताकि मसालेदार चीजें भी कम खानी चाहिए। गर्मी के दिनों में हल्का और शीघ्र पचने वाला भोजन ही करें। गर्मी का मौसम अपने आप में परेशान करने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बेसिक सुविधाएं भी नहीं है और इस गर्मी के मौसम में लू उन्हें भी झुलसा रही है। ऐसे में आपके पास जो सामान्य तरीके हैं जो कि अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल करके आप गर्मी से बच सकते हैं। कूलर में अगर आप पानी भरते हैं ठंडा रखने के लिए, तो उस पानी को बार बार बदलते रहें, क्योंकि इस मौसम में मच्छरों की वजह से डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी रहता है। लगातार जिस तरीके से पारा बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को अपना ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, खासकर बुजुर्ग, क्योंकि इस गर्मी में ये लू आपको झुलसा सकती है। और लू से बचने के लिए सिर पर कपड़ा रख कर ही बाहर निकले और कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये इस मौसम में पसीना ज्यादा आने की वजह से तमाम त्वचा से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। योगी सरकार आए दिन महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम नीतियां लागू कर रही है, लेकिन प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों के चलते सरकार की सारी नीतियों पर पानी फिर जा रहा है। बीते दिनों गुड़म्बा थाना क्षेत्र स्थित कुर्सी रोड पर सब्जी बेच रही महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। शर्म वाली बात है कि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के सामने हो रही इस घटना के बावजूद वहां मौजूद कोई भी पुलिसकर्मी आगे नहीं आया। जब मौके पर लोगों ने घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तब महिला के बचाव के लिए पुलिस ने आगे कदम बढ़ाया है। तो तमाम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, वो दावे और वादे तमाम फेल होते नजर आते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, महिला के साथ मारपीट हो रही है, भीड़ वहां पर है, लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखने की कोशिश की जा रही कि आखिर उसको बचाया कैसे जाएगा। हालांकि बाद में बीच बचाव में लोग आए, पुलिस भी आई। पहले पुलिस वहां पर खड़ी रहती है, लेकिन जब लोग वहां पर वीडियो बनाने लगते हैं तो पुलिस वहां पर मौजूद जो पुलिस वहां पर है वो बचाने की कोशिश करते हुए नजर आती है। लेकिन सवाल ये कि क्या पहले उन्हें अपनी जिम्मेदारी नहीं देखी उस महिला को बचाना। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन के पास चलते हैं। नितिन, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, कहीं ना कहीं पुलिस पर एक बार फिर से सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई खाकी को सुरक्षा के रूप में देखता है, लेकिन जब खाकी ही तमाशबीन बन जाएगी तो बाकी लोग कहां से मदद के लिए आगे आएंगे। बिल्कुल प्रतीक्षा जी, आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मामला गुड़म्बा थाना क्षेत्र के कुर्सी रोड सब्जी मंडी का है, जहां पर महिला के साथ जिस तरह दुराचार किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है। तो ये सिर्फ मामला ये है कि सब्जी खरीदने को लेकर एक युवक आया था, युवक की बहस हुई महिला से कि सब्जी के रेट को लेकर, महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं बहस हुई दोनों में। तो उसने साफ तौर पर महिला ने उस युवक से कहा कि आपको सब्जी लेना है लो, नहीं लेना है तो आगे बढ़ो, मेरा वक्त जाया ना करो। इसी को लेकर उस युवक को सनकी तरह से उसने रुख अपनाया और महिला के केस पकड़ लिए और बीच सड़क पर ही उसको घसीटना चालू कर दिया। इतने में वहां पे जो लोग मौजूद थे वह महिला को बचाने के अलावा उन्होंने अपने फोन से ही वीडियो बनाना चालू कर दिया, जबकि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस का रुख एकदम अलग नजर आया, क्योंकि पुलिस मौके पर जब
पहुंची तब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि घटना घट चुकी थी। महिला के साथ काफी हाथापाई हो चुकी थी युवक की। तो महिला का यह आरोप है कि जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा का दावा 2.0 सरकार, योगी सरकार कर रही है, और उसके बावजूद महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। युवक जिस तरह से उसके बेरहमी से उसको धक्का मुक्की दे रहा, उसकी केस पकड़ रहा था। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत सोचनीय विषय बनता है, क्योंकि जिस तरह से सड़कों पर पहले 2 दिन पहले दिन दिहाड़े गोलियां चलती हैं वहीं कुटुंबा थाना में, जबकि 5 पुलिसकर्मियों को वहां से हटा दिया गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुटुंबा थाना क्षेत्र में यह जो घटना हुई काफी सोचनीय वाली घटना है, क्योंकि इस पर विचार किया जा रहा है और यह सीएम तक बात जरूर जाएगी, क्योंकि हर किसी ने इसको वीडियो वायरल किया हुआ है। काफी यह खबर सुर्खियों में चल रही है, लोगों तक यह वीडियो देखा जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह होती है कि महिलाओं की सुरक्षा की जो वादे किए जाते हैं, यूपी सरकार में किए जा रहे थे उनकी सुरक्षा को लेकर, उनमें कितना काम किया जा रहा है। पुलिस कर तो रही बड़े बड़े वादे कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी और उनके इंतजाम किए जाएंगे, उनके पर कोई युवक इस तरह से हमला करने नहीं आ सकता। लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है और जिस तरह से जो उसके ऊपर हमला हुआ है, उसको देखकर ये कहा नहीं जा सकता है कि महिलाएं अभी भी सड़कों पर सुरक्षित हैं। जिस तरह से वह सब्जी बेचने वाली महिलाओं के साथ दुराचार किया गया है, यह काफी निंदनीय है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल नितिन, और ऐसी जब घटनाएं सामने आती हैं, लोगों का अमानवीय चेहरा भी सामने आता है। वहां पर भीड़ में से 1-2 लोग ही महिला को छुड़ाने की कोशिश करें, लेकिन बाकी सब अपने फोन खोलकर, कैमरा खोलकर वहां पर वीडियो बनाते नजर आ रहे। और अक्सर ऐसा ही देखने को मिलता है कि लोग तमाशबीन बनकर खड़े हो जाते हैं। जब तक आपके खुद के साथ इस तरह की घटना नहीं घटती, तब तक आप नहीं समझ पाते कि आखिर उस वक्त उस सिचुएशन में वो महिला क्या महसूस कर रही है। बिल्कुल प्रतीक्षा जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना रात की है और रात में सब्जी खरीदते युवक आया था। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जो लोग वहां पर तमाशबीन खड़े थे, उन लोगों का सबसे अहम रोल है, क्योंकि अगर उन्होंने सूचना समय पर पुलिस को करी होती तो शायद पुलिस इस मामले को शांत कराती। लेकिन पुलिस का रुख जब घटना हो जाती है उसके बाद ही होता है, क्योंकि जब घटना घट चुकी है तब उसका पुलिस आई है, उसके बाद उस युवक को गिरफ्त में लिया है। लेकिन महिला का आरोप है कि अगर इस अच्छा नितिन, ये जिस तरीके की बातें सामने आ रही थी कि कमिश्नरेट के सामने की ये घटना है और वहां पर पहले से ही जो है पुलिस खड़ी थी, तो क्या पुलिस वहां पर पहले से नहीं थी और सूचना के बाद पुलिस वहां पर पहुंची है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रतीक्षा जी, जहां पर सब्जी मंडी है वहां के 10 कदम पे चौकी है, पुलिस चौकी है। और पुलिस चौकी जो है वो लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस द्वारा बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वहां पर पुलिस का सभी बंदे मौजूद थे, उसके बावजूद यह घटना हो रही थी। लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और उसको देखते हुए जिन लोगों ने पुलिस के पास जाके ये शिकायत करी कि उस महिला के साथ इस तरह से दुराचार हो रहा, उसको देखा जाए तो पुलिस वालों का रोल कहीं ना कहीं ये रहता है कि उनका कहना है कि यह रोज का ही यहाँ का नियम है। सब्जी वालों को सब्जी को लेकर कहीं ना कहीं विवाद रोज हुआ करता है मंडी में, या कोई आम बात नहीं है। तो ये एक सबसे अहम विषय बनता है कि उनको ये जानकारी जाकर वहां पर मौके पर देखना चाहिए। लेकिन जैसे ही जब तो ये कह सकते हैं जो तमाशबीन बने खड़े हैं उसमें पुलिस भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने भी वक्त रहते यहाँ पर टाइम पर नहीं पहुंचे शिकायत देने के बाद भी। नितिन, एक और सवाल, क्योंकि जब तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं तो पुलिस वहां पर छुड़ाती हुई नजर आ रही है, आरोपी को भी वहीं पर मौके पर पुलिस ने धर पकड़ा है। तो अब आगे क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है इस पूरे मामले में? प्रतीक्षा जी, आपको बताना चाहूंगा कि युवक को उन्होंने मौजूदा उसी समय गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करके थाने ले गई थी। लेकिन अभी युवक से पूछताछ चल रही थी। और आपको बताना चाहूंगा कि महिला ने एफआईआर अभी दर्ज नहीं कराई है। महिला का कहना है कि यह विवाद था। अगर महिला ने एफआईआर दर्ज करा दी गई तो जरूर युवक के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया जा सकता है और हो सकता है उसको जेल भी जाना पड़े। जी बिल्कुल नितिन, अभी तक महिला ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई और हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यही है कि बहुत बार पुलिस कदम उठाना भी चाहे तो जब एफआईआर दर्ज नहीं होती तो वो नहीं उठा पाते कड़ा कदम, और ऐसी स्थिति कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रतीक्षा जी, जिस तरह से अपराध हो रहे हैं यूपी में, सबसे अहम मुद्दा यही बताया जा रहा है कि जो महिला जिसके साथ ये घटना हुई है उन्होंने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई। एफआईआर दर्ज जब हो जाएगी तभी पुलिस कोई एक्शन लेने में कारगर साबित होगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि महिलाओं की सुरक्षा करना एक बहुत बड़ा दायित्व है। हर आम लोगों के अलावा पुलिस कर्मियों का ये सबसे बड़ा दायित्व है कि उनको वो निभाना चाहिए। और महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का भरोसा जो है वह पुलिस पर है, आम लोगों पर है। तभी वो सड़कों पर सेफ रह सकती हैं और सुरक्षा का उन्हें अभाव नहीं महसूस होने देना चाहिए। बहुत शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो महिला सशक्तिकरण के लेकर
जिस तरीके से बातें की जाती हैं, लेकिन दावे वो सब फेल हो जाते हैं जब इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। इतने लोग मौजूद हैं वहां पर, उसके बावजूद एक शख्स महिला के बाल खींचता है, उसे जिस तरीके से खींचता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब कैमरा के सामने वो इस तरीके की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है तो वो पहले किस तरीके से आक्रामक होगा। तो तस्वीरें आपने देखी जहां पर लगातार वादे किए जाते हैं महिला सुरक्षा के, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें परेशान करती हैं, हैरान करती हैं जब लोग तमाशबीन बनकर खड़े रहते हैं बजाय की मदद करने के। ऐसे में जो समाज है उसमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सिर्फ वीडियो ना बनाएं, ऐसी खबरों को लेकर पुलिस को जानकारी दें और मौके पर मदद कर सकते हैं किसी पीड़ित की तो जरूर करने की कोशिश करें। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।